गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे क्लास पे, और आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। और चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं पिछला क्लास हम लोगों ने पढ़ा था अनुशासन किसे कहते हैं। अनुशासन की परिभाषा को हम लोगों ने समझा था। उसके बाद हम लोगों ने इनडिसिप्लिन कैसे हो जाते हैं बच्चे पे, इनडिसिप्लिन होने का कारण क्या होता है, हम लोगों ने ये सब टॉपिक पे चर्चा किया था। फाइनली अब हम लोग इसी टॉपिक पे आते हैं, और हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है कि विद्यालय में बालक अनुशासनहीनता जो करते हैं उस पर हम लोग कैसे काबू पा सकते हैं, यानी अनुशासनहीनता को कैसे रोक सकते हैं। इसके कुछ सुझाव, ये सुझाव शेयरिंग ने दिए हैं और जिसे मैं आपको पार्ट बाई करके बताऊंगा। चलिए आइए आज के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि विद्यालय में अनुशासन को बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इन तीनों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। सृजनात्मकता अनुशासन यानी कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन क्या है। कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन ये है जिस पे बालक को उसके अंदर एक ऐसा गुण को पैदा करना होता है जिससे उसके अंदर खुद ही खुद अनुशासन की भाव आ जाए, यानी ऐसा कार्य को कराना होता है जिससे बालक खुद अनुशासित हो जाए, उसे अनुशासन करने की ज़रूरत ना पड़े। उसे ऐसे कार्यों में भागीदारी करवाना है जिससे उनमें अनुशासन का भाव खुद पैदा हो। ये हो गया सृजनात्मक अनुशासन यानी कंस्ट्रक्टिव अनुशासन। दूसरा है प्रतिबंधात्मक अनुशासन यानी प्रिवेंटिव डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है, बालकों को कुछ काम के लिए रोका जाता है, यानी प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी अंकुश लगाया जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, यानी अनुशासन में रह के आपको इस काम को करना है, यानी अनुशासनहीनता नहीं कर सकते हैं। तीसरा है उपचारात्मक अनुशासन यानी रेमेडियल डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है, बालक जब हम लोग क्या करते हैं, बालक जब ये दोनों चरणों से गुजर कर तीसरे चरण पे आते हैं, यानी बालक का जो उसमें अनुशासनहीनता के कारण है उनको हम लोग यहाँ पर पता करते हैं, यानी अनुशासनहीनता के पीछे कारण क्या है, और उस कारण का पता करके हम लोग क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं। यानी पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ट्रीटमेंट। यानी इस प्रक्रिया को हम लोग कह सकते हैं डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। चलिए इसको हम लोग थोड़े अच्छे से समझते हैं पॉइंट बाय। सृजनात्मक अनुशासन यानी कंस्ट्रक्टिव अनुशासन में क्या है, डिसिप्लिन में क्या है, निषेधात्मक निर्देश ना दे। पहला है निषेधात्मक निर्देश ना दे। निषेधात्मक निर्देश का मतलब होता है कॉन्ट्रा सजेशन। कॉन्ट्रा सजेशन यानी कॉन्ट्रा सजेशन बालक को कभी भी नहीं देना। यानी जैसे अगर बालक टेढ़ा बैठा हुआ है तो उसके बालक को ये नहीं कहना है कि तुम टेढ़ा नहीं बैठो, बालक को कहना है तुम सीधे बैठो। बालक अगर विद्यालय में हल्ला कर रहा है तो बालक को ये नहीं कहना है कि आप चिल्लाए ना, बालक को ये कहना है कि चुप बैठो, यानी कॉन्ट्रा सजेशन का उपयोग नहीं करना है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन में निषेधात्मक निर्देश का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है। सेकंड है सामाजिक कर्तव्य का ज्ञान। यानी बालक को जब हम सामाजिक कर्तव्यों के बारे में बताते हैं तो उनमें समाज के प्रति एक जानकारी उनको मिलती है और उनको समाज से जुड़ने का मौका मिलता है। जब वो समाज से जुड़ता है तो उसमें खुद ब खुद कुछ डिसिप्लिन यानी कुछ अनुशासन आने लगता है, यानी ऐसा काम को वो बिल्कुल नहीं करता है जो समाज के अगेंस्ट में हो। तीसरा है रुचियों पर ध्यान। अगर हम बालक के रुचि पर ध्यान देंगे, अगर एक छात्र को हम अगर पढ़ा रहे होते हैं क्लासरूम में एक शिक्षक के नाते, तो हमारा पहला कर्तव्य होता है कि उनको रुचियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। यानी अगर हम उनके रुचि के बारे में जानते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे समस्याओं से बच सकते हैं, यानी अनुशासनहीनता से बच सकते हैं। अगर बालक के रुचि को हम अगर जान गए तो बालक उस रुचि को जानकर हम क्या करेंगे, उस पर उसके रुचि के अनुसार ही उसे
पढ़ाएंगे, वो उसे शिक्षा देंगे, जिससे क्या होगा, अनुशासनहीनता नहीं होगी। चौथा पॉइंट है पाठ सहगामी क्रिया। पाठ सहगामी क्रिया में क्या है कि को कैरिकुलम एक्टिविटी, यानी जब भी हम बालक को शिक्षा दे रहे होते हैं तो आज की व्यवस्था में हमारा जो पाठ्यक्रम है को कैरिकुलम एक्टिविटी है, यानी उसमें हमें बहुत सारे ऐसी क्रियाओं को रखना पड़ता है जिससे बालक उसमें भागीदारी निभाकर खुद अनुशासित हो। यानी जैसे हम डिबेट हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, इन सब चीज़ों पे बालक को ध्यान ले आकर बालक को क्या किया जा सकता है, अनुशासित किया जा सकता है। यानी बालक ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना जिससे बालक क्या हो, स्व अनुशासित हो जाए। पांचवा है खेल। खेल के माध्यम से भी बालक खुद अनुशासित होता है। यानी ये जो पॉइंट है सृजनात्मकता, अनुशासन यानी कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन पूरा होता है। अगर बालक खेल में भागीदारी लेता है और बालक एक दूसरे के साथ मिलकर खेलता है तो उसमें वो काफ़ी बहुत सारे नियमों का पालन करता है। यानी इस नियमों का पालन करते करते क्या होता है, उसमें अनुशासन धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, यानी वो डिसिप्लिन उसमें आने लगता है। छठा है कार्यक्रम में छात्रों की भागीदारी। यानी जब भी हम विद्यालय में कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर रहे होते हैं या कोई ओकेज़न है या कोई इवेंट है, उस दौरान जब हम विद्यालय में बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो उसमें छात्रों की भागीदारी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने शिक्षकों का। यानी अगर छात्र उसमें भाग लेते हैं तो उनमें डिसिप्लिन खुद आते जाता है, क्योंकि वो बालक जब किसी कर्तव्य को या उस पर कोई दायित्व आ जाता है तो उसमें एक डिसिप्लिन खुद डेवलप होने लगता है। यानी बालक खुद अपने आप से डिसिप्लिन होते जाते हैं ताकि उस काम को वो अच्छे से कर सके और उसे बखूबी निभा सके। तो चलिए, हम लोगों ने देखा कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन में इन 6 बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरे हम लोग चलते हैं प्रिवेंटिव डिसिप्लिन में। इसमें क्या है, प्रिवेंटिव डिसिप्लिन में क्या होता है, बालक को गलती करने पर अंकुश लगाना, यानी रोकना, यानी गलती ना करने देना। इसमें पहला पॉइंट है शैतानी करने पर चेतावनी। अगर बालक कोई गलती कर रहा है या शैतानी कर रहा है तो हमें उसी टाइम उसे रोकना चाहिए, उसे चेतावनी देना चाहिए कि आगे से ऐसा करोगे तो तुम्हें दंड मिल सकता है। दूसरा है शिक्षक का ध्यान बालक पे हो। कभी कभी हम लोग देखते हैं छात्र बैठे हैं, शिक्षक क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन शिक्षक का जो ध्यान होता है वो बोर्ड पे ज़्यादा होता है या बुक पे होता है और बालक की ओर ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। जैसे ही शिक्षक बालक की ओर अपना ध्यान को कम करेगा वैसे ही क्लासरूम में इनडिसिप्लिन देखने को मिलने लगता है, यानी बच्चे अनुशासनहीनता करने लगते हैं। यानी जब भी हम क्लासरूम में अगर पढ़ा रहे होते हैं, अटेंड कर रहे होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ध्यान हमेशा बालकों के ऊपर बना हुआ रहे ताकि बालक अनुशासनहीनता ना करे। तीसरा है रोचक विधि का प्रयोग। जैसा कि मैंने पिछला बिंदु पे आप लोगों को बताया था, रुचियों पर ध्यान, तो ये कुछ सिमिलर है। रोचक विधियों का प्रयोग, अगर कुछ हम अपने सब्जेक्ट को रोचक विधि के द्वारा अगर प्रेजेंट करते हैं तो बालक उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनका इंटरेस्ट आखिर तक बना हुआ रहता है, जिस वजह से क्या होता है, अनुशासनहीनता आपको नहीं दिखेंगे। इसलिए क्या है, जब भी हम क्लासरूम में जाए तो अपनी स्टडी मटेरियल को ऐसा एक रोचक तरीके से प्रेजेंट करें ताकि बालक हमेशा, यानी आखिर तक, जब तक आप क्लास ले रहे हो तब तक वो अनुशासित रूप से बैठकर आपको सुने, आपको ध्यान दे। ठीक है, चलिए अब है चौथा, कक्षा में इधर उधर ना घूमना। इसका तात्पर्य जब हम कभी कभी क्या होता है, शिक्षक क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं तो इस रो से उस रो चले जाते हैं, कभी कभी चारों तरफ घूमकर वो पढ़ा रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जब हम क्लास में इधर उधर घूमते हैं तो छात्रों का ध्यान क्या होता है, अध्यापक के ऊपर चला जाता है। यानी अगर आप उसके पीछे चले गए तो वो पीछे भी आपको देखेंगे, अगर आगे गए तो आगे देखेंगे, दाहिने गए तो दाहिने देखेंगे। यानी बालक का भी जो मोमेंटम होते रहता है, जिससे क्या होता है, उसमें
जो उसकी इंटरेस्ट है या जो उसका अनुशासन है वो बिगड़ जाता है। तो इसे हमें ध्यान रखना, कक्षा में कभी भी हमें इधर उधर घूमना नहीं है। पांचवा है बालकों को नाम से पुकारें। ये मैंने पिछला क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर आप बालक को बाय नेम पुकारते हैं तो बालक को लगेगा कि मेरे शिक्षक मुझे भली भांति जानते हैं और मेरा नाम जानते हैं, तो वो कभी भी ज़्यादातर कभी भी वो आपके सामने इनडिसिप्लिन नहीं होंगे। हो सकता है आप उसके सामने ना हो तो वो अनुशासनहीनता करे, मगर जब आप उसको अच्छे तरह से नाम से पुकारेंगे तो वो आपसे बहुत ही अच्छे से पेश आएंगे। तो इसलिए बालक का नाम हमेशा पुकारे, यानी बालक को नामों से पुकारे। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ आ गया, दोनों टॉपिक क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन और प्रिवेंटिव डिसिप्लिन। अब हम लोग चलते हैं तीसरे में, रेमेडियल डिसिप्लिन। इसमें उपचारात्मक, इसमें मैंने पहले आप लोगों को बताया था पहले क्या करना है, डायग्नोस करना है, फिर ट्रीटमेंट करना है। यानी पहले अनुशासनहीनता के जो कारण हैं उसे हमें समझना है। जो कारण है उसको जान लेंगे तो क्या होगा, हमारी समस्या आदि खत्म हो जाएगी। पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, हमसे हमारी समस्या को पूछते हैं, फिर फिर हमें क्या करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं हटा दूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं लिखकर। पहले जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर वो लिख कर देते हैं आपको दवा, आपका ट्रीटमेंट करते हैं। यानी पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोस, उसके बाद क्या करते हैं, ट्रीटमेंट। इसमें हम लोग उपचारात्मक अनुशासन में यही काम करना है। पहले आपको बच्चे की जो समस्या है उसको समझना है, यानी आपका वो अनुशासनहीनता क्यों कर रही इसके बारे में जानना है। उसके बाद अनुशासनहीनता का कारण क्या है वो जानकर आपको उसका इलाज करना है, यानी ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट कैसे करना है, देखिए पिछला क्लास में मैंने बताया है कि हर बच्चे अपने आप से भिन्न होते हैं, यानी किसी का इंटरेस्ट अलग होता है, किसी का इंटरेस्ट अलग चीज़ में होता है, और रुचि के अनुसार बच्चे को आपको सब्जेक्ट को तैयार करके देना पड़ता है ताकि बालक अनुशासित रहे। तो ये अनुशासनहीनता का कारण को पहले जानना है, उसके बाद उस पर उपचार करना है। और उपचार में आप निम्न बातों को ध्यान रखना है कि दंड सोच समझ कर दे, यानी जब हम बालक को उसके शैतानी के लिए यानी उसके अनुशासनहीनता के लिए अगर दंड दे रहे होते हैं तो बिल्कुल ही एकदम सोच समझ कर देना चाहिए, ताकि बालक को ना लगे कि मैंने जो अपराध जो शैतानी की है उससे ज़्यादा मुझे दंड मिल गया। यानी दंड उतना ही होना चाहिए जितना उसने अपराध किया हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी शिक्षक को हमेशा क्या करना चाहिए, दंड सोच समझकर देना चाहिए। यानी उपचार का जब हम काम करेंगे तो इस उपचार में इन बातों को ध्यान जरूर रखेंगे। दूसरा है बालक का उपहास न उड़ाए। कभी कभी क्या होता है, शिक्षक सभी बच्चों के सामने यानी क्लासरूम में जो बालक शैतानी कर रहा है या कुछ अपराध किया हो तो उन बालकों के साथ क्या किया जाता है, दंड के साथ साथ उसका उपहास भी उड़ाया जाता है और पूरा क्लास उस उपहास में शामिल हो जाता है, यानी उस बच्चे पे या बालक पे हंसने लगता है। तो ये काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। उपहास का काम अगर हम करते हैं तो बालक अंदर से टूट जाता है और वो क्या करता है, वो अपने आप को बिल्कुल अलग करने लगता है, वो आपसे अपने आप को अलग समझने लगेगा। कभी कभी तो ऐसा फील होगा कि उसे शर्म लगने लगेगा कि उसके सामने मैं कैसे बैठूं, और बैठते वक्त बहुत सारा उसके दिमाग में बातों का आना। तो ये सब क्या होगा, उसकी जो मनोदशा है उस पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक आगे की पढ़ाई में अच्छे तरह से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है, बालकों को दंड दे मगर उपहास ना उड़ाए, और दंड भी ऐसा हो जो उसके अपराध के बराबर हो, और वो दंड सार्वजनिक जितना हो सके सार्वजनिक ना हो। आप उसे अलग से बुलाकर उसे डांट सकते हैं, एकांत में या ऑफिस या कार्यालय में बुला सकते हैं, यानी आप पूरे क्लासरूम में उसे ऐसा दंड ना दे जिससे वो उसके मन पर उसका प्रभाव पड़ जाए। चलिए अब तीसरा हम लोग समझते हैं, बालक को डराना या धमकाना नहीं है।
अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि बालक के मन पे प्रभाव नहीं डालना है, यानी हम अगर डराते हैं या धमकाते हैं बालक को तो क्या होता है, उसके मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, और मस्तिष्क पे जब प्रभाव पड़ता है तो बालक का क्या होता है, पढ़ाई से थोड़ा सा रुझान कम होने लगता है। और हमारा काम है पढ़ाई को और बच्चे को टालना, पढ़ाई से बच्चों को दूर करना हमारा काम नहीं है। इसलिए हमें ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए, बालकों को डराना धमकाना नहीं है, उन्हें समझाना है कि आप ये करोगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा और ये करने से आपको नुकसान होगा, यानी डराना धमकाना नहीं है। अब चलिए हम लोग चलते हैं चौथे बिंदु पे, अकारण दंड ना दे। कभी कभी क्या होता है, पूरे क्लासरूम में एक दो बच्चे होते हैं बहुत शैतानी कर रहे होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, उनके वजह से क्या होता है कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते किसने क्या बदमाशी किया या किसने क्या किया, और हम क्या करते हैं पनिशमेंट पूरे क्लास में या फिर 8-10 बच्चों को दे देते हैं। इससे क्या होता है, ऐसे बच्चे जो जिसने अपराध ना किया हो या जिसने शैतानी ना की हो उनको भी दंड मिल जाता है। इससे उनके मन मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है और उनका भी रुझान पढ़ाई से थोड़ा या आपके प्रति थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है कि सर या फिर उनके अध्यापक ने उन्हें बेवजह किसी भी अकारण ही उन्हें दंड मिला। इस वजह से क्या होता है, वो भी अनुशासनहीनता करने लगते हैं। तो इस बात का भी आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा कि दंड उसी को मिले जिसने शैतानी या अपराध किया हो, ऐसे बालक को ना मिले जिसने कुछ ना किया हो। अगर हो सके आपको ना समझ आए तो दंड किसी को ना दे, लेकिन ऐसे बालक को ना दे जिन्होंने उस काम को किया ही ना हो। चलिए ये भी समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं पांचवें बिंदु पे, क्षमा मांगने के लिए ना कहें। अब देखिए होता है क्या है कि लगेगा कि अगर बालक ने गलती किया है तो क्षमा तो मांगना चाहिए। नहीं, बिल्कुल क्षमा मांगने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप उसे एक भरे क्लास में अगर आप उसे कहते हैं कि आप इसके लिए क्षमा मांगिए तो कहीं ना कहीं उसके मन पे फिर प्रभाव करता है। अब मैं शुरू से चर्चा कर रहा हूँ कि बालक के मस्तिष्क पे प्रभाव ना पड़े। आपके दंड का प्रभाव उसके शरीर पे पड़ सकता है लेकिन उसके मन मस्तिष्क पे नहीं पड़ना चाहिए बुरा प्रभाव। तो इसीलिए क्या होता है, कभी भी हमें उन्हें क्षमा मांगने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। हाँ, उन्हें कहना चाहिए कि आपने गलती की है और आप इस गलती को स्वीकार लीजिए और आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए। लेकिन बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि आप इस गलती के लिए आप क्षमा मांगिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आखिरी बिंदु पे चलते हैं, अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा करें। हम लोग क्या होता है, हमेशा हम लोग जब बच्चे होते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगता है कि कोई हमें शाबाशी दे, हमें अप्रिसिएट करे, हम जो काम किए हमें बोला जाए कि आपने ये काम बहुत ही अच्छा किया, तो हमें खुशी मिलती है। तो ऐसे ही अगर जो अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, जो शैतानी ज़्यादा करते हैं, अगर उनके साथ अगर ये ट्रीट आप करते हैं कि अगर वो कुछ भी अगर हल्का सा भी अच्छा काम करे तो उनकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो क्या होगा, बालक में जो अपराधी प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस वजह से क्या होगा, उसमें अनुशासन डेवलप होने लगेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी वैसे बालक खास करके अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा करने से बिल्कुल ना रुके। आप उसी टाइम उसकी प्रशंसा करें, हो सके तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिससे बालक में क्या होगा, जो डिसिप्लिन है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। उन्हें लगेगा कि मैंने ये काम किया तो मुझे अपने शिक्षक के द्वारा प्रशंसा सुनने को मिला। इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे उसी काम को करने का उसमें धीरे धीरे इच्छा आने लगेगी। इसलिए हमेशा हमें उनके अच्छे कामों के लिए प्रशंसा करना चाहिए। चलिए ये भी 6 बिंदु आप लोग समझ गए। सृजनात्मकता अनुशासन यानी कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन भी हम लोगों ने समझ लिया भली भांति, और प्रिवेंटिव डिसिप्लिन भी समझ लिया, और लास्ट में रेमेडियल डिसिप्लिन को भी हम लोगों ने समझ लिया। यानी ओवरऑल हम लोगों ने आज पूरा चर्चा इस पर किया कि हम अपने क्लासरूम में, अपनी कक्षा में बच्चे को डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करके रख सकते हैं, यानी बच्चे कैसे डिसिप्लिन रहेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमें ये 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा और 3 चरणों में इन बिंदुओं को हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा। आप शुरू में इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इस पॉइंट को लिख लें और इसे
हमेशा ध्यान में रखें, तभी आप एक सफल टीचर बन पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।